हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, एलडीसी एग्जाम के लिए लगातार मैं साइंस की क्लासेस लेकर के आ रहा हूं और आज हमारी क्लास नंबर है 37। कौन सी क्लास है आज हमारी? 37 नंबर की क्लास है। इससे पहले की 36 क्लासेस हमारी क्रम के अनुसार ऑर्डर वाइज कंप्लीटली इसी YouTube चैनल के प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है। आप जाकर के आसानी से देख सकते हैं और अपने नोट्स बनाना शुरू कर सकते हैं। हमने सबसे पहले केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान के पोर्शन को शुरू किया है और केमिस्ट्री रसायन विज्ञान का ये अंतिम टॉपिक या अंतिम यूनिट है कार्बन एवं उसके यौगिक, जिसके अंतर्गत हम IUPAC के नामकरण के बारे में बात कर रहे हो थे। आप सभी लोगों से मुझे ऐसी उम्मीद है कि आप लोगों ने IUPAC नामकरण के अंदर एल्केन के नामकरण के जो 6 नियम बताए थे, एल्केन का सामान्य सूत्र बताया था और कुछ जो अलग अलग यौगिक मैंने 10 लिए थे, उन 10 यौगिकों के नामकरण करके आपको सिखाने का प्रयास किया था कि कैसे हम एल्केन के नियमों का पालन करके उन क्वेश्चंस को जो है नामकरण वाइज सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि हमारे एग्जाम में या तो नामकरण से सीधा क्वेश्चन आएगा, अन्यथा एक यौगिक होगा और उसके लिए भी 4 ऑप्शन दिए होंगे कि कौन सा नामकरण सही है। या तो कंपाउंड का जो है आपको क्या होगा, 4 होंगे और सामने 4 नाम दे दिए जाएंगे और फिल इन द जो मैच द कॉलम टाइप के होते हैं वो दे देंगे, या फिर आपको एक नाम दे करके पूछेंगे कि इन 4 नाम में से कौन सा हो सकता है या कितने नाम इसके पॉसिबल है। तो मैंने हर एक यौगिक के लिए आपको बताया है कि रूट नाम भी होते हैं किसी में आइसो ग्रुप या नियो ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उनके आधार पर भी नामकरण होता है और प्रतिस्थापी वगैरह के नियम कैसे लगाए जाते हैं वो सब चीजें सिखाई थी। इस क्लास का अगर कोई विद्यार्थी आज पहली बार देख रहा है तो ये क्लास डेली 8 बजे शाम को शुरू होती है और रेगुलर क्लासेस रहती है। अभी जब तक आपकी वैकेंसीज नहीं आ रही है तो हमने इसको अब थोड़ा सा अल्टरनेटिव डेज पे कर दिया है, यानी एक दिन एलडीसी की होती है और दूसरे दिन आपके लैब असिस्टेंट की साइंस रहती है। इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड की क्लासेस चल रही है, पशु परिचर की क्लासेस भी आप लोगों के लिए अवेलेबल करवाई जा रही है। तो अब हम एल्केन के नामकरण के बाद आज इस क्लास के अंतर्गत एल्कीन के नामकरण के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन मैं आप लोगों को पहले एल्केन के नामकरण से संबंधित जो नियम लिखवाए हैं वो वापस पढ़ाऊंगा, क्योंकि एल्कीन के नामकरण या एल्काइन के नामकरण के लिए कोई नए नियम नहीं है, यानी अलग से कोई नियम नहीं है। वही नियम आपको उपयोग में लेने हैं, बस एक दो नियम जो स्टार्टिंग के हैं वो परिवर्तित होते हैं। तो चलिए पुनः एक बार इस जोश और जुनून के साथ आज की क्लास नंबर 37 को शुरू करने जा रहा हूं। मैं परवीन सिंह, लैब असिस्टेंट, एलडीसी, पीटेट, आईआईटी जेई मेंस, इसके अलावा एसएससी, एमटीएस, आरआरबी, एएलपी सिलेक्टेड आप सभी लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं साइंस यानी कि विज्ञान विषय। तो बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीख जाओ, बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीख जाओ, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीख जाओ, हर हाल में चलना सीख जाओ। एल्केन के नामकरण से बात करूंगा शुरू, एल्केन के नामकरण से बात करूंगा शुरू। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है? एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है? तो एल्केन का सामान्य सूत्र है CnH2n+2, CnH2n+2, जहां पर आप n की वैल्यू 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक आपकी जो इच्छा करे वो ले सकते हो। ठीक है, इन्हें जो है संतृप्त यौगिक या फिर पैराफिन्स भी कहा जाता है। जो हमारे एल्केन है उसे हम संतृप्त यानी सैचुरेटेड कंपाउंड्स या फिर पैराफिन्स भी कहते हैं। इसका नियम नंबर 1 क्या था? नियम नंबर 1 था कि सबसे लंबा श्रृंखला जो होगी, सबसे लंबी जो कार्बन श्रृंखला होगी उसका चयन करना है। समझ में आ गई बात? और अगर कई बार ऐसा हो सकता है कि लंबी श्रृंखला होने पर आपके पास 2 या 3 ऑप्शन आ रहे हो, यानी आप 2-2 3-3 अलग अलग श्रृंखलाएं ले सकते हो, तो उस समय उस श्रृंखला का चयन किया जाएगा जिस श्रृंखला में अधिक प्रतिस्थापी आ रहे होंगे। ये मैंने बताया था। इसके बाद में आपको बताया गया था कि अगर आपको नाम लिखना है तो जो प्रतिस्थापी आएंगे उन प्रतिस्थापियों का नाम लिखते समय आप अंग्रेजी वर्णमाला के
क्रम का ध्यान रखेंगे, यानी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो है आप नाम लिखते हैं, ए पहले वाला, फिर बी, फिर सी, फिर डी, ई, एफ, जी, ऐसे आपको करना होता है इनका नामकरण। अगर एक से ज्यादा जो है आपके प्रतिस्थापी हो एक ही सम्मान के, जैसे दो दो मिथाइल जुड़ जाए, दो दो फ्लोरीन जुड़ जाए, दो क्लोरीन जुड़ जाए, इस प्रकार से, तो ऐसे में आपको एक प्रीफिक्स यूज करना पड़ता है, या आप ये कह सकते हैं कि उनके नाम के आगे वर्ड लगाना होता है, एक शब्द लगाना होता है। और वो कौन सा कब लगेगा? तो जब एक प्रतिस्थापी है तो मोनो, दो है तो डाई, तीन है तो ट्राई, चार है तो टेट्रा, पांच है तो पेंटा, छह है तो हेक्सा, सात है तो हेप्टा, आठ है तो ऑक्टा, नौ है तो नोना, दस है तो डेका। क्लियर? इसके बाद में बात करते हैं, तो महत्वपूर्ण कुछ प्रतिस्थापियों की बात करी थी, जिसमें अपन ने CH3 की बात करी थी। किसकी बात करी थी रे? अरे जल्दी बोलो। CH3 की बात करी थी, यानी मैथिल। फिर बात करी थी, दो कार्बन है तो एथिल, तीन है तो प्रोपिल, चार है तो ब्यूटिल, पांच है तो पेंटिल, छह है तो हेक्सिल, सात है तो हेप्टिल, आठ है तो ऑक्टिल, नौ है तो नोनिल और दस है तो डेकिल। क्लियर? लास्ट में केवल ल वर्ड लगाना है, बाकी तो एफ, मैथ, प्रॉप, ब्यूट आगे जोड़ते जाना है। चलो, इसके बाद में अपन ने बात करी थी आइसो ग्रुप की भी। आइसो ग्रुप क्या होता है कि एक ही कार्बन से जब दो कार्बन जुड़े हुए होते हैं, यानी आप ये वाली कंडीशन समझ सकते हैं ऐसे, ये एक पूरा कार्बन मान लो, और ये दो उंगलियां एक इधर और एक इधर ऐसे जब निकल रही होती है ना, ये विक्ट्री जो साइन होता है, ये विक्ट्री साइन के अंदर जो एक इधर और एक इधर लगेगा आपका, तब तो आप क्या कह दोगे इसको? क्या कह दोगे? आइसो। और मान लीजिए कि ये पूरा का पूरा जो है आपका ऐसे चार अलग 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 कार्बन जुड़े हुए हैं एक कार्बन के साथ में, तो फिर आप नियो ग्रुप कहते हैं। क्लियर? चलिए, फिर अपना था क्लोरीन तो क्लोरो, ब्रोमीन तो ब्रोमो, और आपका आयोडीन तो आयोडो, फ्लोरीन तो फ्लोरो, NO2 तो नाइट्रो। क्लियर? चलो, इसके बाद में मैंने आपको बताया था कि जब प्रतिस्थापी होते हैं इनकी भी नंबरिंग करनी होती है, यानी नंबर देना होता है। तो हमेशा उस प्रतिस्थापी को आप नंबर कम देंगे जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आ रहा होगा। जैसे कि अगर ब्रोमीन और क्लोरीन ऑप्शन में है आपके पास दो प्रतिस्थापी, तो आप नामकरण करते समय ब्रोमीन को कम नंबर मिल रहा हो, ऐसी आप जो है नंबरिंग करेंगे। इसका उदाहरण सब कुछ मैं कल आपको बता चुका हूं। इसके बाद में नाम लिखते समय अंक अंक अगर आ रहा हो तो कॉमा यूज करते हैं, और अंक और कोई अक्षर आ रहा है, नाम आ रहा है, शब्द आ रहा है, तो आप हाइपन यूज करते हैं। ठीक, हाइपन मतलब लाइन खींचते हैं। ठीक है, ये थे अपने नियम। इसके बाद में ये कल की क्लास में पूरे उदाहरण दे देकर आपको अच्छे से समझा दिया था, एक एक क्रिस्टल क्लियर कर दिया था। अब आज अपन लिखेंगे एल्कीन का नामकरण। जल्दी से लिखेंगे, अब आप जल्दी से फटाफट कॉपी में नोट करना स्टार्ट करेंगे। एल्कीन का नामकरण। एल्कीन का नामकरण क्या है? एल्कीन का नामकरण। एल्कीन का नामकरण यानी कि नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन। क्लियर? सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे इसका सामान्य सूत्र, जनरल फॉर्मूला, और जनरल फॉर्मूला है CnH2n। क्या है? CnH2n। क्लियर? इसके बाद में आगे लिखेंगे एल्किन जो होता है इसमें कम से कम, एल्किन में कम से कम, ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, कम से कम दो कार्बन, दो कार्बन चाहिए। यानी अगर हमें कोई एल्किन यौगिक बनाना है तो एल्किन यौगिक के लिए कम से कम दो कार्बन की जरूरत होती है। कितने कार्बन की जरूरत होती है? दो कार्बन होने ही चाहिए। यानी आप जो है यहां पर n की वैल्यू 1 रख सकते हो क्या? नहीं रख सकते। आपको n की वैल्यू
टू से स्टार्ट करनी होगी और फिर आप इनफाइनाइट तक जा सकते हो। ठीक है, टू से स्टार्ट करेंगे और फिर आप इनफाइनाइट तक जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कार्बन की जो आपके यहां पर संख्या है वो दो से कम नहीं हो सकती, इस चीज का ध्यान रखें। जब आपको इस पर बेस्ड क्वेश्चन दिया जाता है तो ये क्वेश्चन दिया जाता है कि सामान्य एल्कीन का सामान्य सूत्र है, ठीक है, और एन बराबर, सॉरी, हाँ बस ये दे देंगे, एल्कीन का सामान्य सूत्र है और फिर आपको ऑप्शन दे देते हैं CnH2n, एन बराबर 1 से, CnH2n एन बराबर 0 से, CnH2n एन बराबर 2 से, CnH2n एन बराबर 3 से। तो ऐसे में आपको ये पता होना चाहिए कि एल्कीन बनने के लिए कितने कार्बन की जरूरत होती है। तो एल्कीन बनने के लिए कम से कम 2 कार्बन चाहिए होते हैं। इसका मतलब ये है कि हम n बराबर 2 से शुरू कर सकते हैं कम से कम। n बराबर 0 तो लेने से कोई औचित्य ही नहीं बनता, वहां तो कोई यौगिक बनेगा ही नहीं, जिसमें कार्बन ही नहीं है तो वो हाइड्रोकार्बन हो ही नहीं सकता, तो उसका नामकरण तो हो ही नहीं सकता, उसको तो भूल ही जाओ। और 1 ले लिया तो वो एल्केन बनाएगा, एल्किन नहीं बना सकता। ठीक, चलो ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसके बाद में इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि ये यौगिक कौन से यौगिक, ये एल्किन जो है वो ब्रोमीन जल, ब्रोमीन जल मतलब वही ब्रोमीन का जल है ना, ब्रोमीन जल का मतलब इतना ही है। तो ब्रोमीन जल, ये यौगिक ब्रोमीन जल से अभिक्रिया, ब्रोमीन जल से अभिक्रिया, ब्रोमीन जल से अभिक्रिया करके, अभिक्रिया करके तेलीय, तेलीय मतलब आप समझ सकते हैं ना, ऑयली, ठीक है, तेलीय द्रव, द्रव बना, द्रव बना देते हैं, बना देते हैं। इन्हें इन्हें ओलिफिन्स कहा जाता है। जैसे अपन ने देखा था कि एल्केन को पैराफिन्स कहा जाता है, वैसे ही एल्किन यानी डबल बॉन्ड वाला होता है एल्किन, आपको ये तो बता ही दिया है। तो एल्किन को अपन क्या कहते हैं, ओलिफिन्स कहते हैं। तो इन्हें ओलिफिन्स, ओलिफिन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ओलिफिन्स कहा जाता है। और अब आपको केवल और केवल इसके नामकरण में 2 नियम याद रखने हैं, केवल 2 नियम, सर 2 ही नियम। एल्किन में तो 6 थे, सॉरी एल्केन में तो 6 थे, हम तो सोचे डबल बॉन्ड हो गए यानी 12 नियम आएंगे। नहीं भाई, अब केवल और केवल 2 नियम याद रखने हैं, बाकी तो पीछे वाले याद कर ही रखे हैं। तो अब आप हेडिंग डालेंगे नामकरण के नियम, है ना, क्या हेडिंग डालेंगे, नामकरण के नियम। एक बार पेन सही से सिलेक्ट कर लूं मैं, चलो लिखेंगे नामकरण के नियम, यानी रूल ऑफ नोमेनक्लेचर। क्या पढ़ेंगे अपन, रूल ऑफ नोमेनक्लेचर के बारे में बात करेंगे। और इसमें पहला जो रूल आता है वह आ जाता है कि कार्बन की द्विबंध युक्त, कार्बन की, कार्बन की द्विबंध यानी डबल बॉन्ड, द्विबंध युक्त, कार्बन की द्विबंध युक्त सबसे लंबी, द्विबंध युक्त सबसे, सबसे लंबी, सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे, सबसे लंबी श्रृंखला का चयन, सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं। क्या करते हैं, सबसे लंबी श्रृंखला का चयन तो करते हैं,
लेकिन एल्केन में अपन ने ये देखा था कि जो भी आपकी चेन आएगी वो सबसे लंबी बस सेलेक्ट करनी है। लेकिन इसमें ये ध्यान रखना है कि डबल बॉन्ड से युक्त होनी चाहिए। यानी आप ऐसा नहीं है कि लंबी श्रृंखला के चयन करते समय डबल बॉन्ड को इग्नोर करें। आप डबल बॉन्ड को कंसीडर करते हुए लेंगे। फिर चाहे एक ऐसी लंबी श्रृंखला पॉसिबल हो जिसमें डबल बॉन्ड नहीं आ रहा हो और एक में डबल बॉन्ड लेने पर कार्बन कम हो रहे हो, श्रृंखला छोटी हो रही हो, फिर भी आप डबल बॉन्ड वाली को ही जो है लेंगे। समझ में आ गई बात? इस चीज का ध्यान रखें, जब एल्किन का नामकरण करते हैं तो डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देनी है, करते हैं। और इसे मुख्य श्रृंखला कहते हैं। इसे मुख्य यानी मेन चेन, मुख्य श्रृंखला कहते हैं। ठीक, चलो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इसके बाद नेक्स्ट जो अपना नियम आता है वह है दूसरा। और दूसरा नियम आप लिखेंगे, बस दो ही नियम है ना? तो आप लिखेंगे कि मुख्य कार्बन श्रृंखला, मुख्य कार्बन श्रृंखला, मुख्य कार्बन श्रृंखला का अंकन, का अंकन, अंकन मतलब वही नंबरिंग, नंबर देना, ठीक है, का अंकन उस दिशा, उस दिशा से करते हैं, उस दिशा से इसका नंबरिंग करते हैं जहां से द्विबंध को कम अंक मिले, है ना? तो करते हैं जहां से क्या हो रहा हो, जहां से द्विबंध यानी डबल बॉन्ड को, द्विबंध को कम अंक मिले। बस ये बात आपको ध्यान रखनी है और यही दो नियम आपको याद रखने हैं। सबसे पहला नियम क्या लिखवाया मैंने कि आपको हमेशा उस कार्बन श्रृंखला को चयन करना है, यानी उस लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है जो डबल बॉन्ड से युक्त हो। और दूसरा ये ध्यान रखना है कि जब भी आप इस मुख्य कार्बन श्रृंखला का अंदर जब बात करेंगे तो मुख्य कार्बन श्रृंखला की जब नंबरिंग की जाएगी, अंकन किया जाएगा, तो आप हमेशा डबल बॉन्ड जो होगा, द्विबंध जो होगा, उसे कम नंबर देंगे। समझ में आ गई बात? तो उसे अपन क्या करेंगे, कम अंक मिलेगा, ये ध्यान। और बाकी तीसरी बात लिख लो कि शेष नियम, शेष नियम, शेष नियम एल्केन के अनुसार, यानी जो एल्केन के नियम है वो तो आपको याद होने ही चाहिए। पहला दूसरा नियम छोड़ के जो चार है वो याद होने चाहिए। तो शेष नियम एल्केन के अनुसार, क्लियर? तो ये यहां पर हो गई खेल खत्म। अब बात आ जाती है सीधे सीधे इसके अंदर उदाहरण की, यानी एग्जाम्पल्स की, ताकि हमें ये समझ में आ जाए कि जो भी नियम हमने लिखे, जो थ्योरी पढ़ी, वो हमारे काम कैसे करेगी, कैसे हम आखिर में किसी यौगिक का नामकरण कर पाएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार और मैं भी चेक कर लेता हूं, है ना? चेक करना जरूरी होता है, कई बार फिर ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाती है, कई बार कोई चीज अटक जाती है, फिर आप बाद में कमेंट करेंगे। ओके, सब कुछ सही चल रहा है, देखा गया है जहां तक, है ना? हाँ, ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। करिए, आप इसको एक बार नोट डाउन करिए, है ना? जल्दी करिएगा, मैं भी पानी पी लेता हूँ, फिर एथीन और एथाइन और इन सब की बात करेंगे अपन। हम्म, आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं, बहुत अच्छा लगता है जब भी विद्यार्थी का कमेंट देखता हूं तो, है ना? रियली आप बहुत ज्यादा मोटिवेट कर देते हैं कि सर अब तो आप, है ना, बस क्लास लगाते रहिए,
हम पूरी देखने के लिए तैयार बैठे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगता है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब सीधे उदाहरण के ऊपर आते हैं। और सबसे छोटा कंपाउंड जो एल्किन का बनता है वो है आपका एथीन। कौन सा है? एथीन। मेथिन नहीं बनेगा, पहले ही बता दिया, क्योंकि कार्बन एक नहीं ले सकते। तो दो कार्बन का कंपाउंड है, मैंने बनाया CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक। जैसे ही ये कार्बन आपको दिखा, मतलब ये यौगिक आपको दिखाई दिया, तो इसमें दिख गया कि दो कार्बन हैं। अब दो कार्बन हैं तो क्या नाम यूज करूंगा मैं? एथ। क्या यूज करूंगा? एथ। ठीक है, ये तो सबको पता है। और डबल बॉन्ड आ रहा है तो इसका मतलब जो अनुलग्न, देखो ये तो हो गया पूर्व लग्न एथ, तो और अनुलग्न क्या लगेगा? इन। और इसके अलावा इसमें कोई प्रतिस्थापी न कोई भी नहीं है। ठीक है, और कार्बन श्रृंखला भी दो की बन रही है, कोई यहाँ पर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में चयनित करने की, नंबरिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। तो दो कार्बन यानी एथ, डबल बॉन्ड यानी इन, और एथ और इन मिल करके बन गया एथीन। क्या बन गया? एथीन। समझ में आ गई बात? ये था अपना पहला उदाहरण। और सबसे छोटा जो एल्कीन यौगिक है वो यही है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे छोटे एल्कीन यौगिक का उदाहरण बताइए। तो एल्कीन यौगिक जो सबसे छोटा है वो है आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 यानी एथीन। ठीक है। इसके बाद में बात करेंगे दूसरे यौगिक की। कौन से यौगिक की? दूसरे यौगिक की। दो कार्बन के बाद में कितने कार्बन लूं मैं? तीन कार्बन लेकर के देखते हैं एक बार, है ना। तो आपने लिए तीन कार्बन, तो देखो CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। किसी को कोई समस्या नहीं होगी। इस कार्बन के चारों वैलेंसी हो गई, इस कार्बन की एक येरी और दो येरी, इसकी दो येरी और दो येरी। क्लियर? तो इसका हमें नामकरण करना है। तो सबसे पहले कार्बन गिनो, एक, दो और तीन। तीन कार्बन है, इसका मतलब पूर्व लग्न आएगा प्रोप। और डबल बॉन्ड आ चुका है, इसका मतलब इसमें लगेगा इन। अब नंबरिंग की बात करते हैं। अगर आपकी इच्छा करे तो आप इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमारे नंबरिंग करनी है भाई। चलो, नंबरिंग आपको पता ही है, कहां से शुरू करोगे? जहां से डबल बॉन्ड को कम नंबर मिले। अब डबल बॉन्ड को कम नंबर मिले, इसके लिए मैं शुरुआत करूंगा इस साइड से। अगर इस साइड से करूंगा तो दो नंबर मिल जाएगा, जबकि यहां से करने पर एक नंबर। तो एक, ये दो और ये तीन। ठीक है। तो हम इसका जब नाम देंगे तो हम इसका नाम क्या देंगे? इसका नाम देंगे एक, और फिर हाइफन, क्योंकि अब डायरेक्ट नाम लिखेंगे प्रोपिन। और एक प्रोपिन लिखने का मतलब है कि प्रोपिन तो है ही, डबल बॉन्ड है, लेकिन जो डबल बॉन्ड है वो कौन से कार्बन पर है, यानी कौन से नंबरिंग पर आ रहा है? तो एक नंबर पर आ रहा है। ये तो छोटे छोटे यौगिक है, इसलिए इनमें ज्यादा नियम नहीं लग रहे हैं। अभी मैं जब बड़े बड़े कंपाउंड्स लूंगा और जब डबल बॉन्ड की अलग अलग कंडीशंस लगाऊंगा, अलग अलग नंबरिंग करनी पड़ेगी, तब आपको पता चलेगा कि अच्छा जो ये अपन ने नियम पढ़े हैं वो कैसे काम करते हैं। ये तो बहुत छोटे से यौगिक है। ये तो सिर्फ और सिर्फ आपको एक जो है याद करवाया जा रहा है छोटे छोटे यौगिकों के माध्यम से, और आपको सांत्वना दी जा रही है कि डरो मत, जो पढ़ा है वो काम की चीज है। बस ये सांत्वना है और कुछ नहीं। ठीक। चलो, अब तीसरे नंबर पर आते हैं। और तीसरे नंबर पर मैंने लिया थोड़ा सा बड़ा कंपाउंड। थोड़ा सा बड़ा यानी कि चार कार्बन का। CH3, CH3, CH डबल बॉन्ड CH2। देख लो एक बार, चेक कर लो कार्बन की। अच्छा, ये यहाँ देखो हो गई गड़बड़, है ना। ये यहाँ पर अपन ने तीन ले लिया, तीन थोड़ी आएगा भाई। दो तो ऑलरेडी देखो, एक दो और ये तीन, तो ये दो करो बस। CH3 CH2 बॉन्ड CH बॉन्ड डबल बॉन्ड CH2, ये अपन ने बना लिया है। ठीक है। अब इसका नामकरण करना है। वही पद्धति है, वापस से क्या करोगे? एक, दो, तीन, चार, चार कार्बन, यानी कि
पूर्व लग्न अब आएगा ब्यूट। अब मैं डायरेक्ट नाम लिखूंगा, ऐसे दिखवाऊंगा नहीं कितनी यार कार्बन है, 3 कार्बन है, ठीक है। इस बार का लास्ट लिखवा देता हूं। 4 कार्बन है तो बन गया ब्यूट। क्या बन गया? ब्यूट। और डबल बॉन्ड है तो इसमें अनुलग्न आ गया इन। और डबल बॉन्ड है तो नंबरिंग हमेशा डबल बॉन्ड के पास से शुरू करो, यानी यहां से शुरू करो तो 1 2 3 और ये 4। इसका नाम हो जाएगा 1 ब्यूटीन। क्या नाम हो जाएगा? 1 ब्यूटीन इसका नाम हो जाएगा। समझ में आ गई बात? बस तो ये छोटे छोटे से एग्जाम्पल से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हमें कैसे नंबरिंग करनी है, कैसे पूर्व लग्न लगाना है, कैसे अनुलग्न लगाना है। बस ये चीज जब समझ में आ जाती है ना, तो बड़े बड़े क्वेश्चंस में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, वो तो चुटकियों का काम है, सॉल्व हो जाते हैं। बस ये छोटी छोटी चीजें हमें नहीं पता चलती कि पूर्व लग्न क्या लेना है, अनुलग्न क्या लेना है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं बढ़ता हूं आगे की तरफ। चलो, चौथा अब अपना एग्जाम्पल है, और काफी अच्छा एग्जाम्पल अब मैं ले रहा हूं, बड़ा सा थोड़ा, है ना। CH3 बॉन्ड CH, लिखिएगा CH3 बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3। ये है अपने पास में यौगिक। क्या है? CH3 बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3। क्लियर? अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए भी वही तरीका है। 4 कार्बन है यानी ब्यूट, डबल बॉन्ड आ रहा है यानी ब्यूटीन बन गया। बस अब इसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन दिखानी है, लास्ट वाले में वो 1 नंबर पर था, अब इसमें ये कौन से नंबर पर है ये हमें दिखाना पड़ेगा। तो इसकी नंबरिंग करते हैं। देखो, एक, मान लो मैं ऐसे करता हूं, 1 2 3 और 4। ठीक है, एक तो ये नंबरिंग हो सकती है। मतलब मैं कहा जा रहा हूं? आपके लेफ्ट से राइट की ओर। किसी के दिमाग में आएगा कि मैं राइट से लेफ्ट जाऊंगा, यानी इसको मैं 1 नंबर देता हूं, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर, इसको 4 नंबर। ठीक है, तो दोनों की दोनों इस केस में, यहां पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सही है। दोनों की दोनों क्या है? सही है। सर दोनों सही क्यों है? दोनों सही इसलिए है क्योंकि चाहे तो आप लेफ्ट टू राइट जाओ, चाहे राइट टू लेफ्ट आओ, इसमें डबल बॉन्ड को जो नंबर मिल रहा है वो सेम ही मिल रहा है। कैसे? देखो, इधर से आओगे तो एक कार्बन और दूसरे पे आते ही डबल बॉन्ड आ रहा है, यानी जो डबल बॉन्ड है उसको पोजीशन कौन सी मिली? सेकंड पोजीशन, है ना। अब मैं इधर से जाता हूं, एक और दूसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड आ गया, यानी ये भी सेम डबल बॉन्ड की पोजीशन दे रहा है। तो जब आपके डबल बॉन्ड को सेम नंबरिंग मिल रहा है, सेम नंबर मिल रहा है, दो इधर से और इधर से भी, तो क्या फर्क है, कहीं से भी आप फिर नंबरिंग कर सकते हो। तो अब इसका जो नामकरण होगा वो क्या हो जाएगा? तो अब इसका नामकरण हो जाएगा, देखो डबल बॉन्ड कहां पर आ रहा है? 2 नंबर पर। हाँ, एक छोटा सा डाउट और बनता है यहां पर कि सर ये डबल बॉन्ड जो है इसकी नंबरिंग कहां से गिनी जाएगी, ये 3 वाली या 2 वाली? तो देखो, आप जहां से शुरू कर रहे हो श्रृंखला, मतलब आप जहां से भी शुरू करें, चाहे इधर से करें चाहे उधर से करें, है ना, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, आपको ये देखना है कि जब आप, मान लो कि आप लेफ्ट टू राइट जा रहे थे, तो कौन से कार्बन पर डबल बॉन्ड आया? सेकंड नंबर के कार्बन पर। तो इसका मतलब ये जो डबल बॉन्ड है इसकी नंबरिंग होगी सेकंड। अब कहां पर पूरा हुआ डबल बॉन्ड उससे मतलब नहीं है, डबल बॉन्ड कहां से शुरू हुआ है वहां पर नंबरिंग जो आएगी कार्बन की, वो नंबर अपने को इसके नाम में लिखना है। तो अब सबसे पहले नाम लिखेंगे, नंबर लिखेंगे 2 और हाइपन और फिर ब्यूटीन, 2 हाइफन ब्यूटीन। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? अब मुझे उम्मीद है कि आप ये चीज को समझ पाए होंगे। अब मैं आपके सामने एक दो और अच्छे से एग्जांपल करवा रहा हूं, पांचवा थोड़ा सा बड़ा, और जिसमें श्रृंखला का चयन करना पड़ेगा। आप खुद करिएगा इसका ट्राई, बाकी तो आपको जो है सभी के मिक्स क्वेश्चन करवाए जाएंगे, उसमें मजा आता है। CH3 CH2 बॉन्ड C, डबल बॉन्ड CH2 बॉन्ड C,
CH3, ये तो छोटा हो जाएगा ज्यादा ही, एक और जोड़ दो, है ना, इधर और जोड़ दो, मतलब जोड़ दो ना, क्या फर्क पड़ रहा है यार, ये लो। अब इस यौगिक का नामकरण जो है आप लोग खुद करके बताएंगे। आप लोगों के लिए यह क्वेश्चन होमवर्क में रहेगा, और इसके कुछ एडवांस जो एग्जाम्पल है, यानी कुछ जिसमें प्रतिस्थापी वगैरह जुड़े हुए हो, डबल बॉन्ड और प्रतिस्थापी का कंपटीशन हो, वो वाले क्वेश्चन जो है अपन अगली क्लास में करेंगे। और अगली ही क्लास में मैं एल्काइन का नामकरण भी कंप्लीट करवा दूंगा, क्योंकि अब ज्यादा कुछ बचा नहीं, इसमें 2-3 एग्जाम्पल और करवाने हैं। छह तो करवा ही दिए शायद, है ना, 5 करवा दिए, 3 और करवाने हैं, 8-9 एग्जाम्पल खूब है। फिर ट्रिपल बॉन्ड के ऐसे ही 8-9 करवा देंगे, और फिर सभी के मिक्स नामकरण की बात करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीजें समझ आ रही होगी, और अगर आप लोगों को ये चीज पसंद आ रही है तो जिस प्रकार से आपका प्यार बना हुआ है, बस ये प्यार यूं ही बनाए रखना। और जो भी आप मुझे मानते हो, आपका बड़ा भाई, छोटा भाई, आपका दोस्त, आपका गाइडर, आपका गुरु, आपका शिक्षक, जो भी आप माने, है ना, मैं तो ऐसे आपको अपने भाई की तरह ट्रीट कर रहा हूं, क्योंकि जो चीजें मैं अपने परिवारजन में भी, अगर कोई पूछता है कि क्या पढ़े, तो मैं उन्हें भी यही कंटेंट प्रोवाइड करवा देता हूं। वैसे ही आप लोगों को ये पूरा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा रहा हूं। तो जब मैं भेदभाव नहीं करता, तो आप भी अगर मुझे बड़ा भाई मानते हैं, तो अपने बड़े भाई का सपोर्ट तो करें, नहीं करें वो आपकी इच्छा है, लेकिन आप अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी जरूर रखें। अपने बड़े भाई की इस बात को जरूर, है ना, याद रखने की ट्राई करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भर्ती जरूर आएगी 2024 में, मोटिवेशन के साथ पढ़ाई करें, बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होए, फालतू में यूट्यूब पर अपना समय व्यर्थ नहीं करें। क्लास ली, नोट्स बनाए, खेल खत्म, यूट्यूब बंद, पढ़ाई चालू। वापस से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस के अंदर उलझने की कोशिश करो, ताकि आपको ये चीज समझ आए कि क्या क्वेश्चन में जो है अलग अलग चेंजेस कर सकता है एग्जामिनर, ताकि आपको ये पता चले कि एग्जामिनर का माइंड क्या चलता है। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। क्वेश्चन सीरीज भी स्टार्ट कर रहा हूं। लव यू ऑल ऑफ यू।